हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। तो आज गाइस हम आ चुके हैं अपनी एक न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मार्गेंथ्यू की थ्योरी के बारे में। यथार्थवाद अर्थात मार्गेंथ्यू के अनुसार यथार्थवाद क्या है और उसके 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो कि ये जो विषय है ना गाइस, वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हु इज़ कॉलेज गोइंग एंड अदर practicing for their competitive exams, UPSC, BPSC, anyone student can refer this notes for making their practice and revision is good with this notes. So मैं आज आपको बताने वाली हूँ इन नोट्स के बारे में कि क्या है मार्गेंथ्यू के अनुसार यथार्थवाद। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, मेरे इसी चैनल पे आपको यथार्थवाद क्या है, नव यथार्थवाद, आदर्शवाद, ये जो थ्योरी है वो हम पहले ही कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम मार्गेंथ्यू के अनुसार यथार्थवाद क्या है और उसके महत्वपूर्ण 6 सिद्धांतों को देखने वाले हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन हर वर्ष रिपीटेड होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ऑनर्स वाले गाइज फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर हो या फिफ्थ सेमेस्टर में भी आ सकता है और थर्ड सेमेस्टर में भी आ सकता है गाइज। तो आप इसे रेफर कर सकते हैं नोट्स को। तो शुरू करते हैं हम। मार्गेंथ्यू ने कौन सी पुस्तक में बताया है अपने यथार्थवादी विचार को? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ओके, ध्यान रखिएगा। 1949 में मार्गेंथ्यू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में कहा है कि विश्व में शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है। यानी कि जहां हम वर्ल्ड में देखें, रियलिटी में अगर हम ध्यान से देखें, अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में जब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में संघर्ष क्यों है? शक्ति के लिए, हर कोई पावर के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके अंतर्गत हमने भी, यानी सभी देशों ने अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना चाहते हैं। हर कोई अपने वेलफेयर के लिए रिलेशन बनाता है, देश संबंध बनाता है ताकि वो व्यापार कर सके। आर्थिक समझौते होते हैं, है ना, देशों के बीच में व्यापारिक समझौते होते हैं ताकि वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकें, जिसके लिए हमें शक्ति अर्जित करने की भी आवश्यकता होती है ना। पावर होगी तो और आसानी से काम हो जाता है। और ये संघर्ष परस्पर समान राष्ट्रीय हित के होने से उत्पन्न होती है, यानी सभी के राष्ट्रीय हित हैं देशों के, तो उनके बीच क्या होता है, तनाव भी उत्पन्न हो जाता है कई बार। एक देश की ज़रूरतें की वस्तु दूसरे देश में होती है, राइट। कुछ मटेरियल ज़रूरी नहीं है सारे संसाधन हर एक देश में संपूर्ण हो, तो वरना फिर रिलेशन ही क्यों बनेगा। किसी देश में किसी चीज़ की कमी होती है तो वो दूसरे देश से वो आयात कर लेता है और हमारे पास रहता है तो हम निर्यात करते हैं। तो ये आयात और निर्यात का जो रिलेशन होता है गाइस, उसी से हमारा देखा जाए तो विश्व में संबंध बनते हैं, रिलेशन बनते हैं, और वो रिलेशन जो है कभी कभार संघर्ष का रूप भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जिस कारण हम देखें तो लेन देन की व्यापार की आवश्यकता होती है और ये पूरी ना होने पर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें संघर्ष होता है। वहाँ शक्ति के लिए देश जीत भी सकता है, जो शक्तिशाली होता है वो जीत जाते हैं। इसलिए आधुनिक काल में, यानी मॉडर्न युग में अगर हम देखें तो शक्ति अर्जित करने की बात की जाती है कि हर एक देश को पावरफुल बनना है, आत्मनिर्भर बनना है और शक्ति अर्जित करनी है हर एक रूप में, चाहे वो हथियारों से रिलेटेड हो, संसाधनों से रिलेटेड हो, अपने नागरिकों को शिक्षित करने से रिलेटेड हो। तो हर एक देश चाहता है कि हम डेवलप हों, विकसित हों और शक्तिशाली बने। यथार्थवाद में मार्गेंथ्यू का मानना है कि हमें अपनी राष्ट्र के हित व शक्ति प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक ही क्यों ना होना पड़े, यानी कुछ ना कुछ कूटनीतिक जो चालें होती हैं राजनीतिक में वो भी करनी पड़े तो हमें करेंगे, वह आगे बढ़ेंगे, वह आत्मरक्षा व सुरक्षा के लिए प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को मार्गेंथ्यू ने शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। इसे ध्यान रखिएगा, किसने कहा है? मार्गेंथ्यू ने कहा है। शक्ति के लिए संघर्ष किसे कहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि संघर्ष क्यों होते हैं? शक्ति के लिए होते हैं। वह कहते हैं कि जिन देशों ने शक्ति अर्जित कर ली, अर्थात अपने देश का राष्ट्रीय हित व ज़रूरतों को पूरा कर दिया, तो वे शक्तिशाली देश कहलाएगा। विकसित देश जैसे हैं वो सब कुछ अपने देशों को दे चुके हैं या देते हैं, आवश्यकता को पूरे करते हैं। तो शक्ति के लिए वे अपनी जनता की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, है ना। पावर की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं, एक गवर्नमेंट के ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो उसे मार्गेंथ्यू अच्छे से समझते हैं गाइस। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो शिक्षक रह चुके हैं फिर मार्गेंथ्यू कॉलेज के, तो वो प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ये सब बताया है देशों के बीच में संबंध के विषय में। तो मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत देखिएगा इस क्या कहते हैं। पहला सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हम रिलेशन देखते हैं वो कैसे होते हैं? मानव, ह्यूमन की क्योंकि ह्यूमन ने ही बनाया ये रिलेशन, तो वो इसी पे निर्भर करता है।
ह्यूमन नेचर पर निर्भर करता है। मार्गरेट थ्योरी कहते हैं कि राजनीति मानव की प्रकृति पर आधारित होती है, मानव की प्रकृति यानी ह्यूमन के नेचर पर बेस्ड होती है। कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, लालची होता है। हम जानते हैं कि हर एक कोई अपना भला चाहता है, लालच आ जाता है जिस कारण वह किसी भी दूसरों को अपना मित्र लाभ पाने के लिए मित्र भी बना लेते हैं। मित्र राष्ट्र क्यों बनता है? ताकि वो एक दूसरे की सहायता कर सकें। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर में संबंध में भी वह अपने लाभ प्राप्त करने वाले देशों से संबंध बनाते हैं। लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया गाइस। देखिए, जैसे व्यक्ति जो है अन्य व्यक्ति से कैसे बेनिफिट के आधार पर रिलेशन बनाता है, उसी प्रकार देश जो है वो भी अन्य देश से किस बेस पे फ्रेंडशिप करता है, मतलब रिलेशन बनाता है, लाभ के लिए मित्र बनाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन इंटरेस्ट डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द पावर। राष्ट्रीय हित को ना शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, वही चल रहा है। मार्गरेट थ्योरी ने अपने दूसरे सिद्धांत में यह कहने का प्रयास किया है कि शक्ति को अर्जित करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय हित को पूरा करना आवश्यक है। यानी राष्ट्रीय अपने नेशनल स्टेट्स को अगर हम फुलफिल कर लेते हैं तो तभी हम शक्तिशाली देश कहला सकते हैं। यदि हम अपने देश के राष्ट्रीय हित जरूरतों को पूरा कर ले, वही मैंने बताया है ना, तो हम अपने अर्जित कर लेते हैं, शक्तिशाली होंगे, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रीय हित साधनों की पूर्ति की जा सकती है। अगर कोई पावरफुल स्टेट है, डेवलप स्टेट है, तो वो अपने नागरिकों की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा आसानी से, है ना गाइस। तो थर्ड पॉइंट में आप देखिए क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। पहले तो बता दिया राष्ट्रीय हित आवश्यक है, नेशनल बेनिफिट्स होते हैं, अपने हित होते हैं, और फिर वो तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि कोई निश्चित अर्थ नहीं है, पूरा डिफाइन इसका वो नहीं है। पॉलिटिक्स रियलिज्म डज नॉट टेक अ फिक्स्ड डिटरमाइंड मीनिंग ऑफ द इंटरेस्ट। मार्गरेट थ्योरी अपने तीसरे सिद्धांत में बताते हैं कि राष्ट्रीय हित यानी अर्थातवाद की कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, एकदम फिक्स्ड इसका मीनिंग नहीं है। यहाँ वे राष्ट्रीय हित को दो रूपों में बांटते हैं, लाइक परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, चेंजेबल और अनचेंजेबल। अपरिवर्तनीय हित में देखिएगा इस क्या है, राज्य को, सरकार को, व जनता को यह प्रदान करनी पड़ती है। जो अपरिवर्तनीय है हित वो सरकार द्वारा प्रदान करती है, जैसे कि देश की एकता, देश की सुरक्षा, अखंड देश, ये सब कौन करवाता है? हमारी सरकार ही चाहती है कि अखंड भारत बने या अखंड देश बने। कोई भी देश राष्ट्रीय हित में आते हैं, ये सभी वह राज्य के लिए ये आवश्यक होते हैं कि हम अपने देश को एकजुट में बांध के रखें, किसी को बिखरने ही ना दें, है ना। देश की सुरक्षा करें, बॉर्डर्स पे जो तैनात हैं सैनिकों, किस लिए? हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए। तो ये सब कौन पूरा करता है? हमारे सरकार पूरे करते हैं। जो अपरिवर्तनीय है अर्थात ये चेंज नहीं हो सकती, ये आवश्यक है, हर एक देश करता है अपने देशवासियों के लिए, हर एक सरकार करती है। परिवर्तनीय यानी चेंजेबल राष्ट्रीय हित भी होते हैं, वे जो समयानुसार वातावरणीय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात जो आवश्यकता के अनुसार पूरे हों, है ना। जिसे किसी भी राज्य द्वारा अपने जनता व राष्ट्र हित के लिए करते समय कार्य करना पड़ता है। जैसे हमें भारत में आज़ादी के समय देश की एकता व अखंडता की चुनौती थी, जिसे अब हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब तो ज़्यादा एकता अखंडता की बात नहीं है, तो अब हम विकसित होने की बात करते हैं। अब हम विकासशील नहीं, विकसित देश बनना है हमें, है ना। वर्तमान में देश को विकसित करना राष्ट्रीय हित है कि अपने आप को एकदम डेवलप कंट्री में लेकर आएँ। टाइम एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, ऐसा कहते हैं मार्गरेट थ्योरी। फोर्थ है विवेक, राजनीति का उच्चतम मूल्य। विवेक जो है, हमें विवेक से काम करना चाहिए। राजनीति में विवेक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है गाइस। रियलिज्म कंज्यूम्स प्रोवाइडेड टू बी द सुप्रीम वेचर पॉलिटिक्स। अर्थात राजनीति के संबंध में बुद्धि विवेक को अधिक महत्व देते हैं, है ना। राजनीति के संबंध में हमें बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक राजा पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे प्राचीन काल में, तो वो भी विवेक से ही कार्य करते थे ना अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार वर्तमान में और आधुनिक काल में हम देखें तो हमारी सरकार, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, तो उन्हें भी विवेक और बुद्धि से कार्य करना होता है, क्योंकि इससे हमारे संबंध प्रभावित होते हैं। संकटों व परेशानियों से बचने के लिए हमें एक अच्छी विवेकपूर्ण बुद्धि द्वारा अपने संबंध को अच्छा बनाना होगा, ताकि हम संकटों से बच सकें। ऐसे देशों से मित्रता बनानी होगी जो हमें संकट के समय में हेल्प कर सकें, जो हमारे फ़ायदे के लिए हो, है ना। ऐसे मित्र राष्ट्र बनाने चाहिए। जैसे भारत का देखा जाए तो अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है, रूस के साथ, बड़े से बड़े देशों के साथ भारत ने मित्र संधियाँ कर रखी हैं, ताकि हमारी सुरक्षा हो सके, है ना। विवेकपूर्ण द्वारा बनाई गई विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हित पर आधारित होती हैं। ओके गाइस, फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाया जाता है। देखा जाए तो
कहते हैं रियलिटी में यथार्थवाद हम जानते हैं वो रियलिटी पे फोकस करता है, वहीं आदर्शवाद की जो धारणा होती है, जो भारत आदर्शवाद भी मानता है, परंतु हम इसे यथार्थवाद मॉर्गन थ्योरी के विचार समझ रहे हैं। तो गाइस आप देखिए, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक की कोई ज़रूरत नहीं होती, मॉरलिटी की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स रियलिज्म रिफ्यूजेस टू मॉरल लॉज। मॉर्गन थ्योरी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल्यों को नहीं बल्कि वास्तविकता द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, वैल्यू के द्वारा नहीं, हम रियलिटी के द्वारा हमें आंसर करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं मॉर्गन थ्योरी, ताकि हम अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर सकें व शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में आ सकें। ठीक है गाइस, 6 पॉइंट क्या कहता है? पॉलिटिक्स रियलिज्म मेंटेन्स ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिक्स स्फीयर, अर्थात राजनीति क्षेत्र की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी राजनीति पॉलिटिक्स जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। एक देश तब तक शक्तिशाली बन सकता है जब वह अपने विशेष अधिकार अर्जित कर चुके हो, ना, अर्जित कर रखी हो उसने, विशेष अधिकार तो होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, तभी हम लोगों के हित में आकर उनके लिए अच्छे से अच्छे विदेश नीति बनाएंगे और देशों में अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे। संघर्ष, चाहे संघर्ष का सहारा क्यों न पड़े, परंतु शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा कहना है मॉर्गन थ्योरी का कहना है। हमें राजनीति में शक्ति का अध्ययन करना चाहिए। पॉलिटिक्स जब पढ़ रहे हो तो हमें पावर भी जानना चाहिए। पॉलिटिक्स पावर तो सुनिए ना, इस राजनीति जो चलती है हर विषय में, आप सभी ध्यान से जानते होंगे, हमारे आसपास चलती रहती है ये राजनीति। उपयुक्त यथार्थवादी विवेचना से 6 सिद्धांत हो गए गाइस। लगता है कि मॉर्गन थ्योरी भी तानाशाह की भांति युद्ध के गौरव की प्रशंसा करता है। एक तरफ से तो लगता है वो कहते हैं कि हाँ, शक्ति के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं, तो आलोचना कर सकते हैं ना गाइस कि वो युद्ध की प्रशंसा करता है, परंतु यह सत्य नहीं है। वह तो विश्व को उस रूप में देखता है जैसे कि वह है, यानी कि जैसे रियल में है विश्व, उनकी हित जो होते हैं, जैसे हम वर्तमान में जान सकते हैं गाइस, यूरोप और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, रूस में और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, वो उनके राष्ट्रीय हितों की वजह से चल रहा है ना। दोनों के राष्ट्रीय हित आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए युद्ध हो रहा है ना। तो ये कब तक शांत होता है वो देखते हैं। वैसे तो अभी शांत है, परंतु उनके बीच संघर्ष तो चालू हो चुका है। किस लिए? शक्ति के लिए, पावर के लिए। रूस कहता है हम पावरफुल हैं और यूक्रेन कहता है हम भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी मैदान में एकदम जुड़े हुए हैं, तो सबके सहायक देश भी हैं देखा जाए तो। ये सभी शक्ति के लिए होता है गाइस। इसमें वो कहते हैं जैसा है वैसे ही देखा जाए, जो रियलिटी है। मॉर्गन तो शांति के विद्रोही नहीं है, ऐसा नहीं है वो कह रहे कि शांति ना रहे, हमेशा युद्ध रहे, परंतु वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कूटनीति के द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है। कूटनीति क्या है? देखिए गाइस, कूटनीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा कोई भी देश अपने हित यानी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे देश की सहायता करता है। हेल्प भी जो हम करते हैं तो इसलिए हेल्प करते हैं ना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह सामने वाला देश हमारी भी मदद करे, तो उसी को क्या कहते हैं गाइस? कूटनीति कहते हैं। ठीक है, उसका मित्र राष्ट्र बनता है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के देश क्यूबा को कूटनीतिक सहायता करता था, याद है ना? 12th क्लास में सभी ने पढ़ा था, पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट्स ने, कि क्यूबा से किस प्रकार से सोवियत संघ ने गठजोड़ कर रखा था ताकि वे उसे का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर अटैक कर सके। तो वही कूटनीतिक संबंध होते हैं। यद्यपि मॉर्गन थ्योरी ने वैज्ञानिक रूप से यथार्थवाद को स्थापित किया है, उसने साइंटिफिक तरीके से बताया, परंतु मॉर्गन थ्योरी यथार्थवाद नव यथार्थवाद ने पुरातन यथार्थवाद माना, यानी कि हमने देखा यथार्थवाद का एक नया रूप भी आया है। जहाँ मॉर्गन थ्योरी के द्वारा यथार्थवाद में कहा गया कि वह संघर्ष करो, यानी संघर्ष को ध्यान दो, है ना, शांति की जगह हम ये देख सकते हैं कि कर सकते हैं युद्ध करो शक्ति के लिए, परंतु नव यथार्थवादी कहते हैं नहीं, युद्ध नहीं कीजिए, शांति से भी संबंध बनाए जा सकते हैं, देशों में विकास किया जा सकता है। उनका मानना था कि मॉर्गन थ्योरी यथार्थवाद के अध्ययन का आधार मानव स्वभाव है। हाँ, हमने ऊपर पढ़ा कि मॉर्गन थ्योरी कहते हैं जैसे मानव लालची है स्वभाव से, तो उसी प्रकार देश भी होते हैं और लाभ के लिए संबंध बनाते हैं। जो स्वार्थी है, जिसको शक्ति का लोभ है और जो हमेशा दूसरों की हत्या करने के लिए तैयार रहता है। लोभ के लिए भाई हत्या तो ना करो, ये तो कोई न्याय नहीं है। इसका परिणाम समाज में निरंतर संघर्ष होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है, परंतु उसके विचारों में यथार्थवाद की नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून गौण है, यानी इसकी कमी देखी गई ना। यथार्थवाद में कमी क्या है? वो नैतिकता को नकारते हैं और कानून को ज़्यादा वो नहीं मानते, न्याय को, है ना। तो गाइज़ ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टडी करते रहिए नीलम पॉलिटिकल वर्ड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब बस लास्ट पॉइंट है, मॉर्गन थ्योरी का यथार्थवादी जो है राजनीति को, इसे निष्कर्ष में लिख सकते हो गाइज़। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखो, है ना। हमने वो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा मॉर्गन थ्योरी के विषय में कि वो क्या कहते हैं
शक्ति के लिए संघर्ष कहते हैं यथार्थवाद को, और उनके 6 सिद्धांतों को पढ़ा। अब एंड में इसे आप निष्कर्ष एंड कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मार्गदर्शन का यथार्थवाद जो है राजनीति की निरंतर चलने वाली शक्ति के लिए संघर्ष कहता है, जिसके लिए राष्ट्र शक्ति संचित करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। यानी हर एक देश अपने आप को डेवलप करने में लगा हुआ है, चाहे वो परमाणु संपन्न देश बनना चाहता हो या विकसित देश बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए शक्ति के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्र शक्ति संचित करने में लगे रहते हैं ताकि वे अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित कर सकें। वे शक्ति का संचय साहस और साधन दोनों के रूप में करते हैं, है ना। वे अपने पक्ष में शक्ति संतुलन यानी पावर को बैलेंस करना चाहते हैं, स्थापित करने की चेष्टा करते रहते हैं। पुरातन यथार्थवाद युद्ध का स्रोत मानव स्वभाव में देखते हैं। पुराना वाला जो यथार्थवाद है वो युद्ध को आवश्यक मानता है, परंतु ये कहा जा सकता है कि मानव स्वभाव की मौलिक प्रवृत्तियों से ही है, मानव की ही नेचर में है कि हाँ, उसे जब नहीं मिलता तो वो युद्ध पे आतुर हो जाते हैं। वह शक्ति के लिए होड़ करता है, वह अन्य पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। पुराने समय में होता था अपने वैश्विक साम्राज्यवाद जो फैले हुए थे, किस लिए थे? केवल शक्ति को अपने बढ़ाने के लिए अपना विस्तारवादी नीति चल रही थी। इसी लालच के कारण देश में संबंध थे। परंतु नव यथार्थवादी अब कहते हैं कि सब स्वतंत्र हैं, ना, सबको अधिकार है, सब अपना शांति से विकास कर सकते हैं। यथार्थवाद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भागीदार एवं एक्टर के रूप में प्रधानता देता है। राज्य संप्रभु होते हैं, अब राज्य जो है अपने खुद के प्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। वे राष्ट्र व्यवस्था के बीच भीतर और बाहर स्वतंत्र एवं स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। राज्य पॉलिटिक्स में सरकार को कहा जाता है ना, इस देखिए सरकार तो स्वतंत्र है, तो वो अपने हित के लिए अपने देश के अंदर और देश के बाहर संबंध बना सकता है। संक्षिप्त में कहें तो पुरातन यथार्थवाद राज्य उसके राष्ट्रीय हित और शक्ति पर बल देता है, वहीं वह शक्ति को राष्ट्रीय हित को साधन मानता है। साथ ही यथार्थवाद के अनुसार शक्ति स्वयं में ही साध्य भी है, यानी बहुत आवश्यक है शक्ति। तो कंप्लीट होता है आपका मार्गन थ्योरी के अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत, उसके 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं। गाइस, पॉलिटिकल ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स इसे रेफ़र कर सकते हैं, देखिए, पढ़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने कर रखा उन्हें थैंक यू। शेयर विद योर फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए। जय हिंद।